हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएसपीटी महाविद्यालय से एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम बीए प्रथम वर्ष में सेकंड पेपर में वैदिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। वैदिक शिक्षा जो कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है और ये हिंदुओं का सर्वाधिक पुराना साहित्य है। इसमें वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत माना जाता है। वैदिक शिक्षा का मतलब विद धातु और सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा, इसका हिंदी जो रूपांतर है ज्ञान प्राप्त करना। ये हमारा वैदिक शिक्षा हो गया। इसके बाद हम इसमें इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में सबसे पहला आएगा इसमें गुरुकुल। विशेषताओं में सबसे पहला गुरुकुल मतलब आश्रम। आश्रम में उस गुरुकुल में जो शिक्षार्थी थे, शिक्षक थे, जो आज के मतलब उसमें परिवेश में बोला जा सकता है, उस समय कैसे अनुशासन में रहते थे, कैसे उनके उद्देश्य होते थे, कैसे उनकी दैनिक दिनचर्या होती थी, गुरुकुल में किस तरह का उनका व्यवहार था, व्यवहार जो था पिता पुत्र जैसा था गुरुकुल में, और समीप ही उनकी शिक्षा बैठ के ग्रहण करते थे। ये सारी चीजें हमारी गुरुकुल में आ जाएंगी। अब गुरुकुल में सबसे पहला हम देखेंगे गुरुकुल। सेकंड पॉइंट आ जाएगा चरण। कोई भी विशेषता होती है, कोई भी पॉइंट होता है, उसके चरण मतलब स्टेप वाइज एक चरण से उसकी यानी एक श्रृंखला से उस चीज को हम तय करते हैं। चरण में हम ये देखेंगे कि एक परिषद बनाई जाती थी। परिषद के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरा पॉइंट इसमें देखो चतुष्पथी यानी तीसरा पॉइंट परिषद स्टेप वाइज हो के यानी चरण से आगे बढ़ के परिषद की ओर बढ़ते थे। परिषद एक स्थान नियुक्त किया जाता था, एक जैसे एक समिति टाइप में बनाई जाती थी। उसके तहत ये तय होता था कि गुरुकुल में रह के कैसे चरणबद्ध होकर कार्य किया जाएगा, कैसे परिषद में कार्य किया जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाएगा चतुष्पथी में हम ये जानेंगे कि ये है क्या, यानी इसे ब्राह्मणी विद्यालय ही कहते थे। चतुष्पथी यानी ब्राह्मणी विद्यालय, जो चारों, इसमें एक ही अध्यापक होता था जो चारों शास्त्रों दर्शन पुराण व्याकरण विधि की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करते थे। इसके बाद पांचवा हो गया विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय का मतलब इसमें एक विशेष रहता था। विशेष क्या रहता था? इसके अपने अनुशासन रहती थी, इसका अपना अनुशासन था और इसका अपना वेदों का जो पूरा संग्रह था वो किस तरह से मतलब सिस्टमैटिक प्लान रहता था विद्यालय में, किस तरह से बालक को शिक्षा ग्रहण करानी है। ये गुरु उसके बारे में अध्ययन या सोचता था कि किस तरह से क्या करना है। जैसे छठवां नंबर हो गया विद्यालय, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में पहले हमने विद्यालय में अध्ययन किया, फिर हमने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में क्या है? नालंदा, तक्षशिला। ये नालंदा और तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे। जैसे इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, एक और जोड़ सकते हैं बनारस विश्वविद्यालय। बनारस। 3 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो वैदिक टाइम पीरियड के थे। इसमें विश्वविद्यालय ढंग से इसका अध्ययन कराया जाता था। कुछ तो मतलब एट दैट टाइम का जो वैदिक टाइम पीरियड में जो भी शिक्षा का विषय था, जिस तरह से शिक्षा
क्या परिवर्तन हुआ है, कितना क्या हुआ है। फिर इसके बाद है 8वां देखेंगे विद्यापीठ। 7वां विद्यापीठ। विद्यापीठ में हम देखेंगे कि इसमें तर्कशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा दी गई है। विद्यापीठ में तर्कशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा दी गई है। ये चीजें हमें हर चीज को माइंड में सेट करके रखना होगा कि कौन सा पॉइंट हमें क्या बताता है। क्या जैसे गुरुकुल में हमने सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देखा, गुरुकुल में क्या आ रहा है, चरण आ रहा, परिषद आ रहा, चतुष्पति आ रहा, विशिष्ट विद्यालय आ रहा, विश्वविद्यालय आ रहा, विद्यापीठ आ रहा। अब विद्यापीठ में कौन सी, विश्वविद्यालय के अंतर्गत नालंदा आया, तहसीला आया, बनारस विश्वविद्यालय आया। और इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि नालंदा और तहसीला और बनारस विश्वविद्यालय वैदिक टाइम पीरियड के हैं। ठीक, इसके बाद फिर 15 फिर इसके बाद ना विद्यापीठ है। विद्यापीठ में किस प्रकार की शिक्षा दी गई, तर्कशास्त्र और व्याकरण शिक्षा दी गई। ठीक, ये इसके बाद है घटिका आता है। घटिका क्या होता है, 8वां पॉइंट है घटिका। अब घटिका क्या इसमें होगा, इसमें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी गई। इस तरह से उच्च शिक्षा के लेवल पर धर्म और दर्शन की शिक्षा दी गई। इसमें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी गई उच्च शिक्षा के लेवल पर, उच्च शिक्षा के लिए। मतलब इस पॉइंट को, धर्म और शिक्षा के पॉइंट को उच्च शिक्षा में बताया गया, उच्च शिक्षा में इस चीज को रखा गया, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड में धर्म का और दर्शन का विशेष महत्व था। इसलिए प्राइमरी से लेते हुए उच्च शिक्षा तक इस मतलब अध्ययन करने में इसका पूरी तरह से मतलब सराहनीय योगदान रहा है। इसके बाद आ जाएगा टोल। अब ये टोल में हम अध्ययन करेंगे। टोल में क्या होगा कि शिक्षक द्वारा यानी गुरु द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो भाषा कौन सी थी, संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रयोग इसमें हुआ था। इसमें कौन गुरु अगर शिक्षा दे रहा है बालक को या विद्यार्थी को शिक्षा दे रहा, शिक्षक को शिक्षा दे, शिक्षक अगर शिक्षार्थी को शिक्षा दे रहा है तो वो संस्कृत भाषा में। अब हमें हर चीज को समझना होगा। चतुष्पति क्या है, विश्वविद्यालय क्या है, विद्यापीठ क्या, विद्यापीठ में तर्कशास्त्र और व्याकरण शिक्षा बताया गया। घटिका में क्या बताया गया, धर्म और दर्शन बताया गया। किस लेवल पे, उच्च शिक्षा लेवल पे। टोल में क्या बताया गया, जब शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को बता रहा है तो संस्कृत भाषा के रूप में बता रहा है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आएगा विद्यालयी प्रबंध और प्रशासन। पहला हमने पढ़ा गुरुकुल, दूसरा आएगा विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम विद्यालय प्रबंध और प्रशासन। वैदिक टाइम पीरियड का विद्यालय प्रबंध कैसा था, विद्यालय का प्रशासन कैसा था, वहां के शिक्षार्थियों के किस तरह का ज्ञान दिया जाता था, बालक गुरु के समीप बैठकर किस तरह से अध्ययन करते थे, ये सब विद्यालय प्रबंध और प्रशासन में ही आएगा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे शिक्षा सत्र। जैसे कि आज के भी परिवेश में शिक्षा अगर बालक ग्रहण करता है, आप सब लोग ग्रहण करते हो, तो एक सत्र निर्धारित होता है। कितने माह की परीक्षा मतलब अध्ययन करने के बाद हमारे यहाँ परीक्षा कराई जाती है। वैसे ही वैदिक टाइम पीरियड में शिक्षा सत्र रखा गया था और शिक्षा सत्र की अवधि जो होती थी वो 4 से 5 माह की होती थी। 4 से 5 माह, ठीक, 4 से 5 माह की होती थी।
और इसमें श्रावण की महीने की पूर्णिमा से शुरुआत होती थी। श्रावण मतलब सावन, और अंग्रेजी महीने में हम जुलाई लेंगे, ठीक है। यानी सावन माह से प्रारंभ और पौष माह में समाप्त होती थी। अंग्रेजी के महीनों में जुलाई और पौष माह में समाप्त जो होती थी वो दिसंबर आएगा, ठीक। ये हमारा शिक्षा सत्र रहता था 4 से 5 माह का, यानी सावन माह से प्रारंभ जुलाई से स्टार्ट हो जाता था और इसके बाद समाप्ति पौष माह में हो जाती थी, जिसे हम अंग्रेजी के महीने में दिसंबर बोलेंगे। इसके बाद समय सारणी क्या रहती है? समय सारणी जो रहती थी वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाती थी। 8 बजे सुबह 8 बजे और प्रारंभ दोपहर 11 बजे समाप्त। इसके बाद दोपहर के भोजन का अवकाश होता था, दोपहर का भोजन होता था और निरंतर भोजन करने के बाद पुनः शिक्षण कार्य शुरू हो जाता था। फिर उसका समय जो था दोबारा पुनः शिक्षण कार्य जो था वो पुनः 5 बजे से लेके 6 बजे तक चलता था। इसके बाद वित्त व्यवस्था और शुल्क। वित्त व्यवस्था और शुल्क। वित्त व्यवस्था और शुल्क। वित्त व्यवस्था इसकी कैसी थी? मतलब धन की व्यवस्था किस तरह थी? सार्वभौमिक थी, सर्वव्यापी थी। सार्वभौमिक सर्वव्यापी थी, निःशुल्क शिक्षा थी। निःशुल्क शिक्षा थी। विद्यालय की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे गुरु दक्षिणा, क्या था? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, जनता से सम्मान, जनता से सम्मान आदि, ये सारी चीजों से वो विद्यालय संचालित होते थे, ठीक है। वैसे सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा थी, ये याद रखना होगा। इसके बाद वेशभूषा कैसी थी? वेशभूषा, वेशभूषा यानी 2, 3, 4th पॉइंट होगा वेशभूषा। ब्राह्मणों के लिए कैसे वस्त्र धारण करने रहते थे, क्षत्रियों के लिए कैसे वस्त्र धारण करने रहते थे और वैश्य के लिए कैसे वस्त्र धारण करने रहते थे। इनके लिए एक अलग अलग वेशभूषा निर्धारित थी। और थोड़ा बहुत बता देते हैं इसमें कि ब्राह्मण के लिए काले हिरण की जो वो निकलती थी खाल, उससे वेशभूषा बनाया जाता था और क्षत्रियों के लिए धब्बेदार रहते थे और वैश्य के लिए बकरी के खाल की रहती थी, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने वेशभूषा का भी अध्ययन किया। इसके बाद दैनिक दिनचर्या रहती थी। दैनिक दिनचर्या में 5th पॉइंट इसमें हो जाएगा दैनिक दिनचर्या। दैनिक दिनचर्या को हम देखेंगे। दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में बालक का उठना होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गुरुजी के लिए स्नान के लिए पानी लेके आता था और स्नान के लिए पानी लाने के बाद जंगल से लकड़ी लाना, आश्रम की सफाई करना, फिर स्नान करके संध्या पाठ और हवन करना, दुग्ध पान करके अध्ययन करने लगते थे। इस तरह की इनकी दैनिक दिनचर्या थी। फिर इसके बाद भिक्षावृत्ति होती थी भोजन के लिए और भिक्षावृत्ति की भी प्रणाली थी वहां पर। और भिक्षावृत्ति के बाद हमारा आता है गुरु शिष्य संबंध। 6 पॉइंट हो गया भिक्षावृत्ति। गुरु के साथ जाकर
बालक भिक्षावृत्ति ग्रहण करते थे, भिक्षावृत्ति की प्रणाली थी, भिक्षा ग्रहण करते थे और आवश्यक जब मिल जाता था, आवश्यकता अनुसार मिल जाता था, इसके बाद वो पुनः आश्रम की ओर लौट आते थे। इसके बाद 7th पॉइंट ये हो गया भिक्षावृत्ति के बाद गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र जैसे थे। गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र जैसे होते थे। किसी भी प्रकार की कोई भी लोच प्रणाली वैसे तो थी, लेकिन अनुशासन बहुत सख्त था वहां का। उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और ये संस्कार 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में कराया जाता था। वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। उपनयन संस्कार 8 पॉइंट उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी उपनयन के लिए और ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो ग्रीष्म ऋतु जिस समय स्टार्ट होती है उस समय कराया जाता था। और इसके बाद शिक्षा जो अनिवार्य थी, वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। पाठ्यक्रम कैसा था? पाठ्यक्रम में वैदिक टाइम पीरियड का 2 भागों में बांटा गया था, पराविद्या और अपराविद्या। ये आध्यात्मिक थी, आध्यात्मिक थी और ये भौतिक थी। पराविद्या आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक मतलब हमारे क्या बोलते हैं उसको कि चारों वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चीजों से जो शिक्षा ली गई थी, इस तरह से आध्यात्मिक थी। यानी किताब से ग्रहण की हुई शिक्षा आध्यात्मिक और जो पहले से पूर्व निर्धारित है धार्मिक आधार पर शिक्षा, ये सब चीजें हमारी पराविद्या में आती है। अपराविद्या हमारा भौतिक है। भौतिक में कैसे क्या होगा? जो हमारे परिवेश में विचरण कर रहा है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, वो हमारा भौतिक कहलाता था। यानी जैसे आयुर्वेद, पशुपालन, अर्थशास्त्र, स्वस्थ शिक्षा, ललित कलाएं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। ये भौतिक क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित जो भी शिक्षा है ये हमारी भौतिक है। और जो हमें वेदों से प्राप्त हुई शिक्षा है वो मिली है, जैसे कि 4 वेद बताए गए हैं, चारों वेदों से मिली हुई शिक्षा हमारी पराविद्या कहलाई, जिसे हमने आध्यात्म विद्या नाम दिया। ठीक। अपराविद्या भौतिक, जो हमारे परिवेश में जो भी विचरण कर रहा है, जो भी मैनुअल है, मानवीय गतिविधियों से ओतप्रोत है, वो हमारी भौतिक विद्या होगी। शिक्षा की अवधि 15 से 16 वर्ष लग जाते थे और इसके बाद वो बालक जो था 15-16 वर्ष की अवधि प्राप्त करने के बाद 24 वर्ष की आयु तक शिक्षार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे। छुट्टियां जो थी, शिक्षा सत्र थे, छुट्टियां थी, वो छुट्टियों का टाइम डिसाइड था, निश्चित था। परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं में जो भी अंक मिलते थे वो वर्बली पूछे जाते थे, मौखिक रूप में पूछे जाते थे। परीक्षाएं जो की जाती थी वो मौखिक थी और मौखिक परीक्षाओं के आधार पर ही उसमें अंक निर्धारित किए जाते थे और प्रमाण पत्र दिए जाते थे।